Good morning, everyone. सर्कल्स चैप्टर में लास्ट क्लास तक जो अपन ने डिस्कस किया है, कोई किसी को कोई पॉइंट पूछना है तो बताओ। हमने सबसे लास्ट में क्या टॉपिक डिस्कस किया था? आई थिंक पोल पोलर की बात की थी और उसके बाद फैमिली ऑफ सर्कल्स की भी बात कर ली थी, है ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। सिचुएशन इस तरह का है कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और एक कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। तो बता सकते हो कैसे फाइंड करेंगे? सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो इसका मतलब कि सर्कल का सेंटर गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है और कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब लाइन, तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए अपन को पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो क्वेश्चन ने बता ही रखा है कि पॉइंट एम है जिससे पास कर रही है, और स्लोप के लिए डायग्राम से ये समझ आ जाएगा। बिकॉज सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, तो स्लोप ऑफ सी एम आ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, तो ए बी लाइन का स्लोप मिल जाएगा और स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन आती है सिंप्लीफाई करने के बाद नोटेशन फॉर्म में ये आती है T इक्वल टू S1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट इज T इक्वल्स टू S1 प्रोवाइडेड जो पॉइंट गिवन है वो सर्कल के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मेथड तो ये था कि हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखी है, बट हम अभी डायरेक्टली यूज करेंगे कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट इज T इक्वल टू S1। तो अगर ये बोला जाएगी फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन इज गिवन एज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y equals to 11 whose midpoint is 1 comma minus 1। और t एंड s1 दोनों ही एक्सप्रेशंस को लिखना हमें ऑलरेडी आता है। तो t इन दिस केस x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2x के प्लेस पे x प्लस x1, 2y के प्लेस पे y प्लस y1, ये तो हो गया t। s1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 6 माइनस 8 माइनस 11। सिंप्लीफाई किया तो दिस बिकम्स 3x प्लस x 4x 4y minus y 3y, constant is 3 minus 4 minus 1 minus 11, इधर आ रहा है 6 plus 1 plus 1 8 minus 11।
4x + 3y = 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड है सर्कल का। कॉर्ड का इक्वेशन रिक्वायर्ड है प्रोवाइडेड मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। कॉर्ड के मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ये तो ये फॉर्मूले का डायरेक्ट एग्जांपल हो गया। अब क्वेश्चन अगर रिवर्स क्वेश्चन है कि हमें कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है और सर्कल की इक्वेशन गिवन है और हमें कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे? कि मिड पॉइंट तो पूछा है एंड कॉर्ड की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो बताओ मेथड। अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख दूं वापस से कि क्वेश्चन इफ लाइन 4x + 3y = 1 is chord of the circle is same x² + y² + 8x नहीं 6x + 8y = 11, then find midpoint of the chord। तो मेथड क्या होगा? if equation of chord is given and we have to find coordinates of midpoint of chord, कि हम सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, मेथड समझ आ गया। मिड पॉइंट ऑफ chord is equal to foot of perpendicular from center of circle on the line। center is -3, -4, x - x1/a is equal to y - y1/b is equal to -ax1by1c/a² b²। इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
क्वेश्चन है हमसे कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करने को बोला है। तो लेट मिड पॉइंट बी एम एच कॉमा के। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टी इज इक्वल टू S1 से इन टर्म्स ऑफ एच एंड के आ जाएगी। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट कॉर्ड इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3। 2,3 से पास कराओगे तो एच के में रिलेशन मिल जाएगा और लोकस आ जाएगा। समझ आया मेथड? तो सिंप्लीफाई करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। T इक्वल टू S1। ठीक है, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करें या उससे पहले ही दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 2,3। ये है -2h + 3y। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये आ रहा है h जो है वो तो लेफ्ट साइड में दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए तो ओनली -4h ही बचा। और k की बात करें तो यहाँ एक मिनट, यहाँ पे ये y नहीं है, ये 6k है। तो अगर हम k की बात करें तो k वाला टर्म 6k लेफ्ट और राइट दोनों साइड बन रहा है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो k सारे कैंसिल हो जाएगा। कांस्टेंट में ये -5, ये -5 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से -4 और यहाँ से +9, तो वो -5 बच जाएगा ट्रांसफर करने के बाद। तो हमने जो भी जिस भी कॉर्ड के मिड पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं उस कॉर्ड के मिड पॉइंट को h कॉमा के लिया, कॉर्ड की इक्वेशन लिखी t इज इक्वल टू S1 से, उस इक्वेशन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन पॉइंट से पास कराया और लोकस आ जाएगा, एच के में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, ये है कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल सर्कल्स, ये हम बोले एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो कोई से भी टू कर्व्स जो होते हैं उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से मीनिंग क्या होता है कि जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे इफ वी ड्रॉ टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स का मतलब टू लाइंस आ जाएंगी। इन टू लाइंस के बीच में जो एंगल है, और अगेन टू एंगल्स होंगे, एक ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा, तो इन दोनों ही एंगल को हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं।
एक अगर एक्यूट होगा तो सेकंड ऑब्ट्यूज हो जाएगा। और अगर ये एंगल राइट एंगल पे हो गए तो हम बोलेंगे कि दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जिस पॉइंट पे गिवन कर्व्स, कोई से भी दो कर्व्स की बात है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है दोनों कर्व्स के बीच में, और फिर वहां पे एंगल फाइंड करना है। तो इन केस ऑफ सर्कल, अच्छा यहाँ थोड़ा सा और एक चीज एक्सप्लेन करनी होगी कि अभी ये जो डायग्राम बनाया है, इसमें हमने पॉइंट, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट था पॉइंट पी, इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ की, और लेट्स से कि इन टेंजेंट्स के बीच में ये एंगल थीटा है। ठीक है, अगर इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल थीटा है तो इन इस पॉइंट पे नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल थीटा हो जाएगा। अगर ये दो लाइंस टेंजेंट हैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस नॉर्मल्स हो जाएंगी, तो फर्स्ट लाइन इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे कुछ हो जाएगी जो सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रही है। ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे कुछ हो जाएगी। तो सिंस हमने काइंड ऑफ दोनों ही लाइंस को π/2 से रोटेट कर दिया, तो दीज टू एंगल्स, अगर इस एंगल को ए बोला इसको बी बोला, तो ए एंड बी एंगल्स इक्वल एंगल्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन को π/2 से रोटेट किया है एंड सेकंड लाइन को भी π/2 से रोटेट किया है, तो एंगल सेम रहेगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए दो कर्व जिनकी अपन बात कर रहे हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट्स के बीच का एंगल फाइंड कर लो या नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर लो। इन जनरल तो टेंजेंट्स का एंगल अपन प्रेफर करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल बहुत ही सिंपल लाइन है कि नॉर्मल उनके सेंटर से पास करने वाली लाइन है, तो हम यहाँ पे सर्कल्स के नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे, जो हमें इजीली मिल जाएगा। कि अगर ये डायग्राम है और ये दोनों सर्कल्स के सेंटर्स इस तरह से हैं, तो इनके नॉर्मल्स क्या बनेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक नॉर्मल तो ये बन जाएगा, एक नॉर्मल ये बन जाएगा। ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C1 C2 को जगह मैं ऐसा करता हूँ PQ यूज कर लेता हूँ। ये वाला सेंटर P है, ये वाला सेंटर Q है, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट R है, और हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे, अच्छा इसके लिए अपन थोड़ा कोसाइन रूल यूज करते हैं, पर ठीक है, अगर हमें सेंटर्स पता है तो PQ डिस्टेंस आ जाएगा, PR डिस्टेंस रेडियस 1 के इक्वल हो जाएगा, एंड QR डिस्टेंस रेडियस 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर सर्कल 1 को हम x² + y² + 2g1x + 2f1y + स्मॉल c1 = 0, एंड सर्कल 2 को हम x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 = 0 ले लें, तो कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग cos थीटा जो होता है वो होगा PR² + QR² - PQ² अपॉन 2 टाइम्स PR × QR। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में फॉर्मूला बाद में आ जाएगा, अभी तो बस अपने लिए एक फॉर्मूला अपन को बनाना है, और वो फॉर्मूला इस तरह से बन जाता है कि R1² - R2² माइनस, अब इसको प्लस C1 C2 लिख लो या फिर PQ लिख लो, PQ R सेंटर्स 2R1 R2। ठीक है, अगर हम एक्यूट ऑब्ट्यूज की बात कर रहे हैं तो हम मॉड लगा लेंगे। अभी और इन इंफॉर्मेशन से R1 R2 की वैल्यूज पुट करेंगे, R1 R2 और PQ की वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये इस तरह से बनता है 2g1 g2 + 2f1 f2 माइनस c1 - c2 अपॉन 2R1 R2। डिनोमिनेटर को मैंने लिखा नहीं है इन टर्म्स ऑफ GFC, तो R1 इज √g² + g1² + f1² माइनस c1, ऐसे ही R2 है। ये इस तरह से लिखने का पर्पस ये है कि इफ दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स,
That means theta is equal to pi by 2. If theta is equal to pi by 2, then cos theta is equal to 0. तो इसका मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछेगा कि फाइंड चेक वेदर दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल और नॉट। तो हमें 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करना है। और ये कंडीशंस इसी फॉर्मूले से हमने बोली है कि न्यूमरेटर को 0 किया। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूँ, अभी हमने क्या किया कि कोसाइन रूल का यूज किया। कोसाइन रूल ट्राइंगल के लिए इस तरह से होता है कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है और हमें एंगल ए चाहिए, तो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये अपने सिलेबस में है एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल चैप्टर में कवर हो जाता है। ठीक है, कॉस बी अगर रिक्वायर्ड होता तो बी के साथ में कौन सी टू साइड्स हैं, ए एंड सी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, इस तरह से बन जाएगा फॉर्मूला। तो इस तरह इस फॉर्मूले का यूज करके हमने वो एंगल फाइंड किया है। और हम बोल रहे हैं यहाँ पे इफ गिवन टू सर्कल्स intersect each other at right angles, then these circles are called orthogonal circles. And four orthogonal circles two g1 g2 plus 2 f1 f2 is equal to c1 plus c2। अगेन कंडीशन के लिए पहले सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को 1 बना लेना है, अगर 1 नहीं है तो। कंडीशन फोर ऑर्थोगोनल सर्कल्स इज 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equal to c1 plus c2। और एक और पॉइंट यहाँ पे है कि अभी तो हम सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स तो क्या कंप्लीटली सिमेट्रिक कर्व्स हैं। तो अगर ये वाला एंगल पाई बाई 2 होगा तो ये एंगल भी ऑटोमेटिकली पाई बाई 2 हो जाएगा, बिकॉज इस लाइन के अबाउट सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट दीज टू कर्व्स आर कंप्लीटली सिमेट्रिक। बट इन जनरल कोई भी अगर टू कर्व्स ऐसे हैं, एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, और ये अगर 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑल 3 पॉइंट्स पे बनने वाले एंगल्स अगर पाई बाई 2 हैं तो ही दीज कर्व्स आर ऑर्थोगोनल कर्व्स। अगर इस टाइप का सिचुएशन है कि मान लो यहाँ पे पाई बाई 2 बन रहा है, यहाँ भी पाई बाई 2 बन रहा है, लेकिन लेट्स से कि यहाँ पाई बाई 2 नहीं बन रहा है, तो these curves are not orthogonal curves। यानी कि at each and every intersection point, if angle of intersection is pi by 2, then only the curves are said to be orthogonal curves। and ये definition भी हमारे tangent and normal 12th क्लास में चैप्टर है उसमें कवर हो जाएगी। बट अभी तो सर्कल्स जो है वो सिमेट्रिक कर्व्स हैं, सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे पाई बाई 2 बनेगा तो सेकंड पे डेफिनेटली पाई बाई 2 बनेगा। एंड इन केस ऑफ सर्कल, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है, ठीक है, ये इनको सेंटर्स के ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। इफ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, तो अगर हम एक बार डायग्राम बनाए ना तो यहाँ पे डायग्राम ऐसे बनता है। इस डायग्राम में खास बात क्या है कि फर्स्ट सर्कल का इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी पे आर जो लिया था पहले, आर पे टेंजेंट इस सेकंड सर्कल का नॉर्मल एंड सेकंड सर्कल का टेंजेंट इस फर्स्ट सर्कल का नॉर्मल। जो पी आर लाइन है वो सेकंड सर्कल पे टेंजेंट है, पी आर लाइन सेकंड सर्कल पे टेंजेंट है और ये फर्स्ट सर्कल पे नॉर्मल है, बिकॉज फर्स्ट सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। और ऐसा कब होगा, ओनली व्हेन जब ये एंगल पाई बाई 2 होगा। यानी कि
PQR राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये है ऑर्थोगोनल सर्कल्स। Find value of k if circles, इक्वेशन में लिखता हूँ अभी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x plus 6y minus k equals to 0 are orthogonal circles। या तो ये बोल देगा क्वेश्चन, या ये बोल देगा if these two circles intersect at right angles। तो सेम ही बात है। तो तुम लोग ट्राई करो, इसमें कैलकुलेशन करके आंसर बताओ। if these two circles are orthogonal circles, तो सिंपल सा ये कंडीशन अप्लाई करना है और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व किया किसी ने? देखो कैलकुलेशन ऑल दो सिंपल लगती है कई बार, ध्रुव ने बोला -18। और लोग कंफर्म करो। ईशान का भी -18 आ रहा है। अब मेरे पास +18 क्यों लिखा हुआ है? मेरे पास आंसर +18 लिखा है, किसी का +18 आ रहा है क्या? हो सकता है गलत लिखा हो, चलो चेक कर लेते हैं। तो इन दिस केस देखो, मैं बस ये बोल रहा था कि हम कंडीशन तो सिंपल सी है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में भी हम 5 सेकंड तो बचा ही सकते हैं। इसमें कैसे? एक तो हम ये बोले कि 2 और G1, हाँ 18 आ रहा है ना, 2G1 और G2 दोनों को हमने इस तरह से लिखा, या फिर हम डायरेक्टली ये बोल दें कि ये नंबर तो डायरेक्टली 2G1 और ये नंबर 2F1 हो गया, और सिर्फ G2 और F2 के लिए बाय 2 कर लें। ऑल्दो बात सेम है, बस लिखने में थोड़ा सिंपल लगेगा। तो 2G1 इज डायरेक्टली 5 एंड G2 इज -4। 2F1 इज डायरेक्टली 3 एंड F2 is 3। 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 is 7 and C2 is -K। C1 is 7 and C2 is -K। समझ आ रहा है? तो ये बन गया -20 + 9 -7 is equal to -K। तो -K is -18, तो K equals to +18 आ रहा है। तो हमें साइंस का ध्यान रखना है, और फिर 2G1 डायरेक्टली G2 अलग से ले लिया, इस तरह से अपन ले सकते हैं। तो 2G1 G2 plus 2F1 F2 is equal to C1 plus C2। ठीक है? इफ एनी टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स, तो हम ये सिंपल सी कंडीशन अप्लाई कर लेंगे।
ऑर्थोगोनल सर्कल्स में एक क्वेश्चन, एक बार मेरे को देख के लिखता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल intersecting the circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equal to 0, x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 equals to 0, and x square plus y square, अरे क्या कर दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने, रुको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5y प्लस 9 equals to 0, and x square plus y square plus 7x minus 9y plus 29 equals to 0. Find equation of circle intersecting the circles this and this orthogonally. तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन अप्रोच कर सकते हैं। We have to find equation of a circle. तो first step, let that circle be x square plus y square plus 2gx plus 12y plus c. Now this circle is intersecting first circle orthogonally. तो फर्स्ट सर्कल के लिए 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2 अप्लाई करेंगे तो gfc में इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ऐसे ही सेम सेकंड एंड थर्ड सर्कल के लिए अप्लाई कर देंगे तो gfc में 2 मोर इक्वेशंस आ जाएंगी। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल gfc सॉल्व करके आ जाएगा। मेथड समझ आ गया होगा। अब इसमें भी डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 2g1 और ये नंबर 2f1 है, तो हमने बोला 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। रिमेनिंग टू सर्कल्स के लिए बन जाएगा 5g माइनस 5f इज इक्वल टू 9 प्लस c एंड 7g माइनस 9f इज इक्वल टू 29 प्लस c। सॉल्व करने के लिए डिफरेंस ले लें। 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 की आएगी बात है, तो 5g माइनस 2g इज 7g माइनस 5f माइनस 3f माइनस 8f, राइट साइड में 9 माइनस 9 प्लस 7 16 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 किया तो 2g माइनस 4f इज इक्वल टू 20, यानी कि g माइनस 2f इज इक्वल टू 10। 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे तो g और f की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस ले लिया तो 3g इज इक्वल टू 40 माइनस 16 कितना हो गया 24, 24 बाई 8 यानी कि 8 आ गया g का वैल्यू माइनस 8, का वैल्यू माइनस 9। देखना कैलकुलेशन ठीक है क्या।
सही लग रही है। और सी का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 से -4 आ जाएगा, तो जीएफसी मिल गया, सर्कल की प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगी। चलो ये वाला कॉलम तो पूरा कैलकुलेशन का था, बट कंसेप्ट क्या है कि इफ दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू गिवन 3 सर्कल्स, तुमने तीनों सर्कल्स के लिए सेम कंडीशन अप्लाई कर दी। और ये वाला क्वेश्चन ऑल्दो अभी इस मेथड से लेंदी है, इसका एक और मेथड है, वो भी ऑल्दो शॉर्ट नहीं है, बट हम अभी जब रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर की बात कर लेंगे तो इस क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट अप्रोच और है अपने पास। अभी तो हमने जो कंडीशन ली है जीएफसी में वो तीनों ही कंडीशंस ऑर्थोगोनल सर्कल्स की हैं। क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच टचेस एक्स एक्सिस एट पॉइंट 2,0 एंड ऑर्थोगोनल टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें जीएफसी फाइंड करने के लिए 3 इंफॉर्मेशन क्या हो गई, एक तो ये सर्कल कोई दूसरे सर्कल के ऑर्थोगोनल है, तो वहां से इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। एंड दूसरा कि दिस सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस एट -2,0, तो सिंस टचिंग एक्स एक्सिस तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी एंड पासिंग थ्रू -2,0, तो एक और इक्वेशन। तो जीएफसी में 3 इक्वेशंस इस तरह से मिल जाएंगी। तो इस कंसेप्ट का यूज जनरली जीएफसी में कोई भी एक इक्वेशन बनाने के लिए किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन जो अपन ने लास्ट पेज पे किया था कि के की वैल्यू फाइंड कर ली इफ दीज टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो यहाँ पे जीएफसी का यूज करेंगे तो इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16x -18y -4 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स के लिए जैसे फर्स्ट डायग्राम मान लो, लेट से एक बार समझ लेते हैं फिर एक साथ सारा नोट कर लेंगे। लेट से फर्स्ट डायग्राम इस तरह से है कि 2 सर्कल्स आर सेपरेटेड, तो इन दोनों सर्कल्स में कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी, तो वो डायग्राम के अकॉर्डिंग एक कॉमन टेंजेंट, तो ये कॉमन टेंजेंट का मतलब कि एक ही लाइन जो दोनों सर्कल्स पे टेंजेंट है। फर्स्ट कॉमन टेंजेंट, सेकंड कॉमन टेंजेंट, ठीक है, थर्ड कॉमन टेंजेंट एंड सिमिलरली फोर्थ कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे 4 कॉमन टेंजेंट्स बन रही है इस डायग्राम में। अब इन कॉमन टेंजेंट्स को हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट करके अलग अलग करेंगे, बट विच आर डायरेक्ट विच आर ट्रांसवर्स। कॉमन टेंजेंट्स जैसे अभी हमें इसको एक बार L1 L2 L3 L4, कॉमन टेंजेंट का मतलब लाइन, वो कॉमन टेंजेंट जिसके रिस्पेक्ट में दोनों सर्कल के सेंटर्स सेम साइड में लाई कर रहे हैं, वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं सेंटर्स, वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इन दिस केस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन कौन सी होगी, इफ सेंटर्स आर लाइंग ऑन सेम साइड then these are direct common tangents. So in this diagram, direct common tangents, since these 2 points are centers of the circle, same side में L1 के and L2 के same side में लाए जाते हैं दोनों centers, तो these two are direct common tangents and these two are transverse common tangent। ठीक है, तो अगर सर्कल इस तरह से सेपरेटेड हैं तो इनके इनकी जो कॉमन टेंजेंट्स हैं 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आएंगी एंड 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स आएंगी। अब इसमें क्वेश्चन तो हमें मैथमेटिकली डायग्राम बना के तो देगा नहीं, क्वेश्चन तो बोल देगा कि दो सर्कल की इक्वेशंस गिवन है S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 एंड फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि वेदर दीज सर्कल्स आर सेपरेटेड, या फिर ये सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या फिर ये सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं।
इंटरनली टच कर रहा है। और हर एक केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स डिफर करेंगे। पहले तो हम अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें, एक बार देखना कि अगर मान लो लेट्स से डायग्राम ऐसे होता, तो टोटल कॉमन टेंजेंट्स कितनी बनेगी इस डायग्राम के लिए, बताओ। टोटल कॉमन टेंजेंट्स बोलो। डायग्राम अगर अपन देखें तो एक तो सेम इस टाइप की बन जाएगी, एक लाइन इस टाइप की बन जाएगी, एंड एक लाइन इस टाइप की बनेगी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी। आउट ऑफ दीज 3 डीसीटीज कितनी है एंड टीसीटीज कितनी है ये बताना है। तो पहले बताओ डीसीटीज कितनी है। इन 3 कॉमन टेंजेंट में कितनी लाइंस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स आर दोस टेंजेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन the centers of both the circles are lying on same side. So how many tangents out of these 3 are direct common tangents? 2. तो 2 टेंजेंट्स आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, 1 इज ट्रांसवर्स। तो पहले जो टोटल टेंजेंट का काउंट 4 था, अब 3 हो गया। अगर हम और हमने किया क्या, पहले सर्कल्स सेपरेटेड थे तो इनको हम मतलब जो डिस्टेंस था इनके बीच में वो हमने कम कर दिया और अभी एक्सटर्नली टच करा दिया और डिस्टेंस को कम किया। तो लेट्स से डायग्राम ऐसे बनेगा। इस डायग्राम में टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बनेंगी, कॉमन टेंजेंट्स। तो ये अभी भी सेम टाइप का डायग्राम बन रहा है इनके लिए तो, लेकिन अब बीच में कोई टेंजेंट नहीं बनेगी बिकॉज सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। तो ओनली 2 टेंजेंट्स आएंगी और डीसीटी यहाँ पे 2 और टीसीटी यहाँ पे 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कम करते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट केस में जब डिस्टेंस और कम कर दिया, यानी कि ये वाला डायग्राम है कि अब सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं और वो भी इंटरनली, तो इन दिस केस ओनली 1 ही कॉमन टेंजेंट आएगी एंड दिस कॉमन टेंजेंट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। so 0 transverse and 1 direct, and last case when circles are like this, जरूर नहीं है कंसेंट्रिक हो, सेंटर्स अलग अलग जगह पे हो सकते हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर है। तो इन दिस केस नो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये तो हो गई नंबर ऑफ टेंजेंट की बात, बट पॉइंट ये था कि हमें तो क्वेश्चन इक्वेशन बता देगा सर्कल्स की और हमें चेक करना है कि कौन सा डायग्राम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी आएंगी। तो हमें ये चीज चेक करने के लिए C1 और C2 के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है इक्वेशन से, और रेडियस दोनों की पता है R1 R2। तो अपन क्या करेंगे, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। और डायग्राम से क्लियर है, ये तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इतना ओनली R1 डिस्टेंस है एंड दिस इज R2 डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इफ दिस सिचुएशन गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर हम बोल सकते हैं कि these two circles are separated circles. That means 4 common tangents. If circles are touching each other externally, so in this case C1 C2 is equal to R1 plus R2. If circles are intersecting each other, then C1 C2 is less than R1 plus R2. तो हम C1 C2 और R1 plus R2 और R1 minus R2 से चेक कर लेंगे कि whether these circles are टचिंग ईच अदर या फिर सेपरेटेड हैं या फिर इंटरसेक्टिंग हैं या जो भी है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ टेंजेंट्स डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन अब नोट करते हैं,
कॉमन टेंजेंट्स में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और इसे अपन एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। ये तो है डायरेक्ट और ट्रांसवर्स की डेफिनेशन। इन दिस केस अगर हम ये वाला डायग्राम बना लें, this line is direct common tangent, this line is transverse common tangent। ठीक है। तो ये तो है डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मीनिंग। अब नेक्स्ट कि सर्कल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्कल की पोजीशंस डिसाइड करने का मेथड। तो हम एक टेबल टाइप में अपन अगर बना लें कि पोजीशन ऑफ सर्कल्स, कंडीशन, एंड थर्ड कॉलम है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो फर्स्ट सिचुएशन की पोजीशन इस तरह से है, सेपरेटेड फॉर्म में। तो कंडीशन आएगी इन दिस केस कि C1 C2 दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है C1 C2। C1 एक पॉइंट का नाम है, कांस्टेंट नहीं है। C1 C2 is greater than R1 plus R2 and in this case number of common tangent में number of DCTs 2 and TCTs, direct common tangent भी 2 in this case and transverse common tangents भी 2 हैं। Second situation, now these circles are touching each other externally। Third situation, intersecting circles। तो सेकंड में डायग्राम से क्लियर होगा कि C1 C2 is now equal to R1 plus R2 and in this case डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो अभी भी 2 ही है, लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1 ही है।
इन थर्ड केस कंडीशन है प्रॉपर कंडीशन कि मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2। ये वाली कंडीशन एक्स्ट्रा क्यों लिखे भी समझ आ जाएगा, बट C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 से तो लेस, बट R1 माइनस R2 के मॉड से ग्रेटर होना चाहिए। एंड इन दिस केस DCT तो 2 है, लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कोई भी नहीं बन रही। तो फर्स्ट जब हम सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कम करते जा रहे हैं, तो पहले तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का काउंट जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। पहले 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट थी, फिर 1 रह गई, तो उसके बाद 0 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब इसके बाद और हमने अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम किया तो नेक्स्ट पेज पे डायग्राम ऐसे बनेगा। सिचुएशन नंबर 4, now circles are touching each other internally. In this case C1 C2 is equal to mod of R1 minus R2, and if C1 C2 is mod of R1 minus R2, then it is definitely less than R1 plus R2. And tangents में number of direct common tangent 1 and transverse common tangent 0. And the last situation when circles are like this. अच्छा, लेकिन लेंथ से पहले तो डिफाइन भी करना पड़ेगा। चलो, अभी हमने जो बोला कि सर्कल्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात अपन कर सकते हैं, और क्वेश्चन तो हमें ओनली सर्कल की इक्वेशन बताएगा। लेट्स से ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन मान लो इस तरह से है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स of circles. First circle is x square plus y square is equal to say 16, and second circle is x square plus y square minus 4x minus 8x plus 6y ये हो गया 25 minus plus 9 equal to 0। बताओ कि इन दोनों सर्कल्स में कितनी कॉमन टेंजेंट्स आएंगी। So C1 C2 less than R1 plus R2 and greater than mod of R1 minus R2 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर्कल्स आर लाइक दिस, गॉट इट। देयरफॉर टोटल कॉमन टेंजेंट्स इज इक्वल टू 2, और ये जो 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं ये दोनों की दोनों DCTs हैं।
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। अच्छा, तुम्हें एक और चीज यहाँ पे समझ आई होगी कि सिंस रेडियस दोनों सर्कल का सेम आ रहा है, तो जो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी, these common tangents will be now parallel lines because दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। तो रेडियस अगर इक्वल होगा तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो है वो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पैरेलल बनेंगे। अगर रेडियस डिफरेंट होगा तो फिर ये इंटरसेक्टिंग बन जाएंगे। बट इन दिस क्वेश्चन तो हमें ओनली टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ही फाइंड करना था, तो वो अपन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया और दोनों रेडियस को R1 प्लस R2 एंड R1 माइनस R2 को फाइंड किया और उससे फिर देख लिया कि क्या सिचुएशन आ रही है। अब इसमें नोट में गया कि अगर हमें अब इन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए अभी अपन डायग्राम को ऐसे कुछ बना लें कि फर्स्ट सर्कल इज दिस, सेकंड सर्कल इज दिस। ठीक है, तो ये इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी। इस लाइन के अबाउट जो डायग्राम बनेगा वो कंप्लीटली सिमेट्रिक बनेगा बिकॉज सेंटर्स के अबाउट ये सर्कल्स कंप्लीटली सिमेट्रिक होते हैं। अगर हम कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें, तो हमने भी कहा था कि जो डायग्राम बनेगा वो ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाउट कंप्लीटली सिमेट्रिक बनेगा। तो इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो भी इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करेगा और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कुछ इस तरह से बन जाएंगी। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी इस लाइन पे लाई करेगा, इसको अपन क्यू बोल देते हैं। These points are center C1 and center C2। ठीक है, अब पॉइंट इज कि अच्छा ये डायग्राम से भी क्लियर है कि इन सारी टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो, जैसे फर्स्ट जो कॉमन टेंजेंट है इसके इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को लेट से ए एंड बी बोल दिया। दीज टू पॉइंट्स आर सी एंड डी। ऐसे ही इसको हमने मान लो एम बोल दिया, एम एन, इसको कुछ एल बोल दिया। तो ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये डायग्राम इस तरह से है। अब इसमें पॉइंट ये है कि पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट joining C1 and C2 centers in R1:R2 ratio। पॉइंट P पहले लिखा है तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली। पॉइंट P एंड पॉइंट Q जो है वो R1:R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं किसको, C1 एंड C2 को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को।
अभी हम ये चीज प्रूव कर लेंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वी कैन आल्सो से दैट पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट्स C1 एंड C2। हार्मोनिक कॉन्जुगेट बाय डेफिनेशन यही होता है कि सेम रेशियो, एक एक्सटर्नल डिवीजन और एक इंटरनल डिवीजन। तो यहाँ भी रेशियो तो सेम ही है R1:R2 का, और पॉइंट P डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली एंड पॉइंट Q डिवाइड कर रहा है इंटरनली। इसका यूज क्या है कि हम इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी इस टाइप के डायग्राम में पॉइंट P एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज अगर हमें सर्कल्स की इक्वेशन गिवन है तो दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और दोनों रेडियस गिवन है, तो रेशियो भी मिल जाएगा और C1 और C2 पॉइंट भी मिल जाएंगे। तो हमें P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। P और Q पॉइंट का यूज क्या है कि हम अब हमारे पास सिचुएशन ऐसे है कि हमें एक सर्कल पता है, इनफैक्ट दो सर्कल पता है, लेकिन सेकंड को भी हटा दिया, इस वाले सर्कल का कोई यूज नहीं कर रहे अपन अभी, और हमने पॉइंट P फाइंड कर लिया था, उसके बाद इस सर्कल को यूज नहीं कर रहे। तो हमने हमारे पास अभी एक सर्कल है, कोई सा भी एक सर्कल ले लिया और पॉइंट P है, और हमें इस पॉइंट P से इस सर्कल पे ड्रॉन टू टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है कि एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कोई से भी टेंजेंट्स की, जो भी टेंजेंट्स बनेगी उनकी इक्वेशन फाइंड करना। सेकंड सिचुएशन भी ऐसी ही है। सेकंड में अपन को अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो Q भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पॉइंट Q से इन इस सर्कल पे जो दोनों टेंजेंट्स बनेंगी उसकी इक्वेशंस फाइंड करनी है अपन को। तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पहले पॉइंट P एंड पॉइंट Q फाइंड करना होगा। पॉइंट P एंड पॉइंट Q को हम इस स्टेटमेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, और इस स्टेटमेंट का रीजन है सिमिलर ट्राइंगल्स। अगर हम इस डायग्राम में अलग से मैं बना रहा हूं, देखें तो ऐसे कुछ है। ये वाला पॉइंट P है, यहाँ पे कहीं C1 है, यहाँ पे कहीं C2 है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने A मार्क किया हुआ है, तो A पे राइट एंगल बनेगा। इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को B मार्क किया हुआ है, वहां मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी खूब सारी लाइंस हो रखी हैं, तो मैंने अलग से बनाया है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B, सेंटर्स C1 एंड C2, एंड P इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायग्राम से समझ आ गया कि ट्राइंगल PAC1 एंड ट्राइंगल PAC2 आर सिमिलर ट्राइंगल। तो PC1 upon PC2 will be equal to C1A upon C2B, and C1A upon C2B are R1 and R2 respectively. तो PC1 upon PC2 is equal to R1 upon R2 आ गया, और पॉइंट P C1 C2 सेगमेंट के बाहर लाया करता है, दैट मींस P डिवाइड्स C1 C2 इन R1:R2 रेशियो एक्सटर्नली। वैसे ही अगर हम Q के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाए तो Q वाले जो टेंजेंट्स है वो इस तरह से हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट K और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट L। ठीक है, तो ये वाले दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल अगेन सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। तो QC1 अपॉन QC2 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, तो वही R1 अपॉन R2 आ जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल की हेल्प से हम ये रेशियो इजीली बोल सकते हैं, बट अपन को आगे से ध्यान रखना है कि रेशियो C1 C2 को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट का R1:R2 है, और इसकी हेल्प से हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ए बी जो डिस्टेंस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी के बीच का डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ऐसे ही लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है डायग्राम में वो M और N आ रहे हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और ये आता है C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। C1 C2 होल स्क्वायर का मतलब C1 और C2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस दोनों रेडियाई के डिफरेंस का होल स्क्वायर। एंड ये वाला केस है C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2
होल स्क्वायर। और यहाँ से तुम्हें फॉर्मूला देख के समझ आ गया होगा कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, लेंथ, अब ये फॉर्मूला डेराइव कैसे किया मैं बता रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला इस तरह से बनता है। फॉर्मूले का डेरिवेशन ऐसे है, डायग्राम तो वही है। हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल। तो ये डिस्टेंस C1 C2 के बीच का डिस्टेंस है, तो ये भी सेम हो जाएगा C1 C2 डिस्टेंस। ठीक है, सिंस दिस इज रेडियस R1 एंड दिस कंप्लीट इज रेडियस R2 एंड दिस इज पैरेललोग्राम से R1 हो गया, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स R2 माइनस R1। तो अब ये जो ट्राइंगल है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ऐसे ही सेकंड वाले जो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना, उसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले यूज किए हैं। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकते हैं अपन से, कि अपन को क्वेश्चन दो सर्कल्स की इक्वेशन बता देगा। लेट्स से दीस सर्कल्स आर S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया ही था कि इनकी पोजीशन चेक करके इनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बतानी है। तो वो C1 C2 R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 को कंपेयर करके आ जाएगी। ठीक है, जो भी जितनी भी टेंजेंट्स आएंगे उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से जो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं उनकी इक्वेशन बताओ। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन बताओ जितनी भी आ रही हैं, और इनकी लेंथ बताओ। ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर लेंथ पूछा है तो अगेन हम ये वाले फॉर्मूले यूज करके डायरेक्टली लेंथ बता सकते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन की बात की है तो इक्वेशंस फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स फाइंड करनी है तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए C1 C2 को R1:R2 नेगेटिव रेशियो यूज करके पॉइंट P आ जाएगा, बिकॉज पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो दोनों सेंटर्स को रेडियाई के रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन का यूज करके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 की, अगर हमें पॉइंट P मिल गया तो दोनों सर्कल्स जो गिवन है उनमें से कोई सा भी एक सर्कल ले लो और पॉइंट P ले लो। पॉइंट P पे इस सर्कल से टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे। और वो हमने कैसे डिस्कस किया था कि टेंजेंट को स्लोप फॉर्म में टेंजेंट मान लेंगे कि लेट से इस सर्कल का सेंटर x1 y1 है और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा आ गए, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 प्लस माइनस r रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। ये टेंजेंट कंसिडर की, x एंड y1 सेंटर है। इस टेंजेंट को अल्फा बीटा से पास कराया तो m में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस वाली टर्म को ट्रांसफर करने के बाद उस क्वाड्रेटिक से दो आंसर्स आ जाएंगे, m1 m2। ये पॉइंट पता है, इसका स्लोप मिल गया, तो दोनों लाइन की इक्वेशंस आ जाएंगी। कभी भी क्वेश्चन ऑल फोर कॉमन टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करने को नहीं बोलेगा, या तो डायरेक्ट बोल दिया या ट्रांसफर्स का बोल दिया। लेकिन अभी अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं उसमें एक साथ सारे पार्ट्स लिख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ने पोजीशन चेक करने को भी बोला है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करने को भी बोला है, फिर इक्वेशन भी फाइंड करने को बोला है और फिर लेंथ भी फाइंड करने को बोला है, मतलब कि इस टाइप में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कभी नहीं बोलेगा, बिकॉज वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन लिखते हैं। Find equations of all common tangents of circles, and circles are given as
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड सिंस कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है, बताया नहीं है कि कौन सी है, तो अपन को पहले चेक करना पड़ेगा इनकी पोजीशन क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप कि हम सेंटर्स लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे, फिर दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और फिर C1 C2 और R1 और R2 को R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 का मॉड जो भी है उसको कंपेयर करेंगे। तो एक बार देखो कि क्या आ रहा है। सेंटर फर्स्ट सर्कल का आ रहा है 1,3, रेडियस इज रूट ओवर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। C2 आ रहा है -3,1, रेडियस इज 3, C1 C2 3 plus 1 4 16 plus 4 20। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ रहा है, और इसका अब सिंस C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर्कल्स आर लाइक दिस, दैट मीन्स 2 DCTs एंड 2 TCTs। ये तो हो गया, हमने रिलेटिव पोजीशन ऑफ सर्कल चेक करके नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बता दिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इन ऑल 4 लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम DCTs के लिए फाइंड कर लेते हैं 4 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। पॉइंट P डिवाइड्स C1 C2 in R1 is to R2 ratio externally। तो यहां से C1 point is 1,3, C2 point is -3,1 एंड रेशियो पॉइंट P का -1:3 का यूज कर लेंगे, नेगेटिव रेशियो। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 3 + 3/2 यानी कि 3 आ जाएगा, और -1 + 9/2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 3,4 आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कोई सा भी एक सर्कल ले लो। मान लो हमने फर्स्ट वाला सर्कल ले लिया और 3,4 ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फर्स्ट सर्कल का सेंटर इज 1,3, रेडियस इज 1। तो इससे जो 2 टेंजेंट्स बनेंगी हमें उनकी इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो हमने मेथड यूज किया कि टेंजेंट इज y minus y1 is equal to m times x minus x1 plus minus r root over 1 plus m square। 3,4 से पास कराया। स्क्वायरिंग भी करी दी हैंड टू हैंड, तो प्लस माइनस भी हट जाएगा।
तो ये हो गया 4m² माइनस m², 3m² माइनस 4m इक्वल टू 0। तो m का आंसर 0,4/3 आ गया। पॉइंट हमें 3,4 ऑलरेडी पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशंस क्या क्या आ जाएंगी। अगर हमने स्लोप को 0 यूज किया तो टेंजेंट इज ये वाला पॉइंट यूज किया और ये वाले स्लोप्स यूज किए, तो एक टेंजेंट तो y इक्वल टू 4 आ जाएगी और सेकंड टेंजेंट y इक्वल टू 4/3x आ जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके। तो ये हमने दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन फाइंड की है। बिल्कुल सेम मेथड से हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इन दैट केस बस पॉइंट P जो है, जो हमने अभी एक्सटर्नल डिवीजन से फाइंड किया है, वो इंटरनल डिवीजन से फाइंड कर लेंगे पॉइंट Q, और फिर आगे सेम मेथड यूज करके ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है। तो C1 वाज क्या था, 1 3 एंड -3 1, एंड रेशियो था रेडियस का 1:3, है ना। तो Q बिकम्स -3 + 3 0, और इधर हो जाएगा +1 + 9 10, 10/4 मतलब 5/2। एम का ओनली एक ही आंसर आ रहा है, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ऐसे सिचुएशन में एम के सेकंड आंसर को इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है। तो टेंजेंट्स आर y - 5/2 इज इक्वल टू -3/4 टाइम्स x - 0। सिंप्लीफाई करते क्या बन रहा है, 3x + 4y इक्वल टू 10, एंड स्लोप इन्फिनिटी है, तो यानी कि वर्टिकल लाइन हो गई, एंड वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और वो 0,5/2 से पास कर रही है। तो ये दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे लेंथ भी पूछी थी, तो उसके लिए हम C1 C2 डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो ये आ रहा है, पहले अपन ने फाइंड ऑलरेडी किया हुआ है ये सारा कुछ, ये लास्ट वाले पेज पे, कि C1 C2 इज √20 एंड R1 एंड R2 आर 1 and 3।
तो इस वाले क्वेश्चन में हमने दोनों जो सर्कल्स गिवन है उनकी रिलेटिव पोजीशन चेक कर ली, नंबर ऑफ टेंजेंट्स बता दी। ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। सेकंड पार्ट कि हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फाइंड किया, तो उसके लिए पॉइंट की एक्सटर्नल डिवीजन से फाइंड किया और फिर एक पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट की इक्वेशंस फाइंड करने वाला मेथड यूज कर लिया। फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए पॉइंट्स क्यू सिमिलर मैनर में फाइंड किया, बस डिवीजन यहाँ पे इंटरनल यूज करेंगे और फिर टेंजेंट्स फाइंड कर ली। एंड लास्ट पार्ट था लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये हमने सर्कल की इक्वेशन से फाइंड कर ली। ठीक है। Now next and last topic of this chapter is radical axis and radical center. सिंपल सी डेफिनेशन है, locus of a point whose power with respect to given two circles is same। और जब भी हम पावर फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट का, तो पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को 1 बना लेंगे, अगर ऑलरेडी 1 नहीं है तो इफ गिवन सर्कल्स आर S1 इक्वल टू 0 एंड S1 का मतलब पावर ऑफ पॉइंट से नहीं है, S1 का मतलब इक्वेशन से है। तो लेट्स से इफ गिवन सर्कल्स आर S equal to 0 and S dash equal to 0, then equation of radical axis becomes, चलो मैं यहाँ पे क्योंकि अपन जनरली S1 माइनस S2 यूज करते हैं स्टैंडर्ड, तो मैं S1 माइनस S2 लेता हूँ और इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G1x प्लस 2F1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ऐसे जो सेकंड सर्कल है, तो S1 S2 भी पावर नहीं है, सर्कल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G2x प्लस 2F2y प्लस C2 इक्वल टू 0। हमें जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको हमने h, k ले लिया। h, k का पावर विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2G1h प्लस 2F1k प्लस C1, एंड विद रेस्पेक्ट टू सेकंड सर्कल ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2G2h प्लस 2F2k प्लस C2। इसके अकॉर्डिंग हमें दोनों पावर्स को इक्वल करना है। तो हमने जब इक्वल किया लोकस फाइंड करने के लिए, तो दिस बिकम्स फिर लोकस के लिए h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y लिखा।
तो यहां से ये इक्वेशन S1 माइनस S2, S1 इक्वल टू S2 का मतलब S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाती है। तो इफ सर्कल्स में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स 1 है और सर्कल की इक्वेशन S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0 है, देन रेडिकल एक्सिस इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या बन रहा है, 2G1 माइनस G2 टाइम्स X प्लस 2F1 माइनस F2 टाइम्स Y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन की इक्वेशन बन रही है। तो रेडिकल, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसिल हो गई, तो रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज अ लाइन। अब ये तो हमने बात कर ली लोकस की टर्म में। अब इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो अपन अभी देखेंगे। बट हमने कहा कि रेडिकल एक्सिस कौन सी लाइन है, वो लाइन, रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी क्या है कि रेडिकल एक्सिस पे लाई करने वाले ईच एंड एवरी पॉइंट का विद रेस्पेक्ट टू गिवन टू सर्कल पावर जो है वो इक्वल होगा। And equation of radical axis is S1 minus S2 equals to 0. ठीक है, तो ये रेडिकल एक्सिस की बेसिक डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट पेज पे नोट। अच्छा, पहले अगर एक डायग्राम बना लें, तो जैसे ये फर्स्ट सर्कल गिवन है और लेट्स से सर्कल इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो मान लो सेकंड सर्कल यहाँ गिवन है। इन सर्कल के सेंटर्स इस तरह से हैं। तो रेडिकल एक्सिस जो लाइन आती है वो कुछ इस तरह से आती है। ये इनके मिडिल पॉइंट से पास नहीं कर रही, बस इस लाइन की प्रॉपर्टी, इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमने कोई सा भी एक पॉइंट लिया तो उसकी पावर दोनों सर्कल के रेस्पेक्ट में इक्वल आएगी। अच्छा, ये लाइन सॉल्व करने के बाद सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की परपेंडिकुलर आती है। ठीक है, अगर पावर्स इक्वल हैं, अगर S1 इक्वल टू S2 है तो फिर रूट ओवर, और S1 S2 पॉजिटिव है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो रूट ओवर S1 इक्वल टू रूट ओवर S2 हो जाएगा। एंड रूट ओवर S1 इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो फर्स्ट सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट और सेकंड सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस वाले पॉइंट से फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें और सेकंड सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये वाली जो लेंथ्स हैं PA एंड PB, these lengths will be equal because S1 equal to S2 से रूट ओवर S1 equal to रूट ओवर S2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो सिमेट्रिक केसेस बनते हैं वो अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इनफैक्ट हमें के डायग्राम में भी मैं बाद में ये चीज नोट में लिखा दूंगा। नोट, इफ सर्कल्स touches each other, if both the circles touch each other whether internally or externally, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर जैसे ये डायग्राम है, देन इनका ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, दिस लाइन इज रेडिकल एक्सिस। तो हम अगर ये सिचुएशन है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को डायरेक्टली इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं तो भी है कि अगर डायग्राम इस तरह से होता तो ये जो कॉमन टेंजेंट बनती इस वाले पॉइंट पे और ये अभी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती, तो इसकी इक्वेशन भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। थर्ड केस जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें दो सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए, तो कॉमन कॉर्ड फाइंड करने के लिए तो क्या है कि इन दोनों सर्कल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए और बी आएंगे। लेकिन सॉल्व करने के बाद
ये जो लाइन है कॉमन कॉर्ड ए बी, ये इक्वेशन भी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 आ जाती है। तो ए और अगर हमें ये चीज पता है तो अब हमें ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की रिक्वायरमेंट बची नहीं, सिंपली दोनों सर्कल की इक्वेशन का डिफरेंस लिया, सीधे ही कॉमन कॉर्ड आ गई। फोर्थ पॉइंट की फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन रेडिकल एक्सिस lengths of tangents define lengths of tangents on both the circles are always equal। अभी डिस्कस ही किया था अपन ने, लेकिन अभी इफ डिफाइंड वर्ड क्यों लिखा है? अगर मान लो सर्कल्स इस तरह से हैं और रेडिकल एक्सिस इस तरह से है, तो इस वाले पॉइंट से तो लेंथ ऑफ टेंजेंट डिफाइन हो जाएगी, लेकिन इस वाले पॉइंट से नहीं होगी। तो हम इन वाले पॉइंट्स की जो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ओनली आउटसाइड वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। Radical axis is always perpendicular to line joining centers of both the circles। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बताया था अभी, हमने अभी S1 माइनस S2 से इक्वेशन फाइंड की थी। ये इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हमने रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन लिखी तो वहां से स्लोप आ जाएगा, और दोनों सेंटर्स -G1 माइनस F1 -G2 माइनस F2 पता है, वहां से स्लोप आ जाएगा। तो M1 M2 चेक करोगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, center of a circle which touches both the given circles, touches नहीं, intersects both the given circles orthogonally lies on radical axis of these circles। और ये वाला पॉइंट अपन को एज ए क्वेश्चन भी प्रूव करना है कि शो दैट locus of center of a variable circle which intersects the given two circles x square plus y square plus 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0। Orthogonally is radical axis of these circles। ये पॉइंट नंबर 6 जो लिखा है उसी को प्रूव करना है अपन को। तो इसका मेथड क्या है? लेट द वेरिएबल सर्कल बी, इसके सेंटर का लोकस चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अब अपन को -g माइनस f का लोकस चाहिए, तो इसका मतलब कि लास्ट में हम -g के प्लेस पे x एंड -f के प्लेस पे y रिप्लेस करेंगे। बात समझ आ रही है? जब हमें h, k का लोकस फाइंड करना होगा तो h के प्लेस पे x लिखते हैं, तो -g के प्लेस पे x लिखेंगे इन दिस केस, एंड -f के प्लेस पे y रिप्लेस करेंगे। बट कंडीशन क्या है कि
ये जो सर्कल है ये गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। तो कंडीशन अप्लाई की, तो इन दिस केस फर्स्ट सर्कल के साथ कंडीशन देखना, 2g(g1) प्लस 2f(f1) इज इक्वल टू c प्लस c1 आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड के साथ 2g(g2) प्लस 2f(f2) इज इक्वल टू c प्लस c2 आ जाएगी। ठीक है, हमने माइनस जी माइनस एफ का लोकस फाइंड करना है। g1 f1 c1 g2 f2 c2 क्वेश्चन ने बता रखे हैं, तो क्या नहीं बता रखा है क्वेश्चन ने? c नहीं बता रखा है। c को एलिमिनेट करने के लिए हम सिंपली इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस ले लें, c गायब हो जाएगा। तो हमने दोनों का डिफरेंस लिया, तो दिस बिकम्स 2g g1 माइनस g2 प्लस 2f f1 माइनस f2 इज इक्वल टू c1 माइनस c2। लोकस ऑफ माइनस जी माइनस एफ, तो हमने बोला कि माइनस जी के प्लेस पे एक्स रखना है, तो इसका मतलब जी के प्लेस पे माइनस एक्स रखना होगा। तो ये बन जाएगा -2x g1 माइनस g2 -2y f1 माइनस f2 is equal to c1 minus c2, and this equation is s1 minus s2 equal to 0, which is a radical axis of given two circles। तो दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल का सेंटर ऑलवेज उनकी रेडिकल एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ये रेडिकल एक्सिस की एक और प्रॉपर्टी है। तो हमने जो लास्ट पेज पे प्रॉपर्टीज नोट की हैं कि रेडिकल एक्सिस के का यूज मेन तो एक्चुअली ये है, क्योंकि हम चलो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं लगेगा इस टाइप की सिचुएशन में। लेकिन अगर हमें कॉमन कॉर्ड फाइंड करनी होती है तो दोनों सर्कल की इक्वेशंस को सॉल्व करना, सेकंड डिग्री की टू इक्वेशंस को सॉल्व करना काफी लेंथी हो जाता है। तो उससे मच बेटर होगा हम सिंपली उन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लें, और जो लीनियर इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन ही कॉमन कॉर्ड है उन दोनों सर्कल का। ठीक है, tangents are drawn on circle x square plus y square is equal to 25, where circle x square plus y square minus 4 8x minus plus 6y minus, इसको अपन ने ले लिया, ये सर्कल इस तरह से है, हमने सेंटर को यहाँ पे लिया है, तो रेडियस को मुझ पे ले लिया, तो हो जाएगा 25 माइनस 9। Tangents are drawn on this circle where this circle intersects circle. Find intersection point those tangents। इस क्वेश्चन का डायग्राम एक बार देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने दो सर्कल से रखे हैं, लेकिन जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने की बात क्वेश्चन कर रहा है वो फर्स्ट सर्कल पे कर रहा है। तो ऐसे अभी हम अज्यूम कर लिया कि लेट्स से कि फर्स्ट सर्कल ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन
सेकेंड सर्कल इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल, तो सिंस टू सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो मान लिया कि जो सेकंड वाला सर्कल है वो कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन है बोला है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन फर्स्ट सर्कल वेयर सेकंड सर्कल इंटरसेक्ट फर्स्ट सर्कल, यानी कि ये वाले पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स पे सेकंड सर्कल इज इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सर्कल। तो इन पॉइंट्स पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, कौन से सर्कल के पे? फर्स्ट वाले सर्कल पे। तो फर्स्ट सर्कल पे जो टेंजेंट्स बनेंगी वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी। लेट्स से कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आर ए एंड बी, तो हमें ए एंड बी पे ड्रॉन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन। मेथड देखो क्या कर सकते हो। एक तो ये होगा कि हम इन दोनों सर्कल्स को सॉल्व करके ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। ए एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो पॉइंट ए पे टी इक्वल टू 0 से, ऐसे ही पॉइंट बी पे टी इक्वल टू 0 से टेंजेंट्स फाइंड करें और फिर उनको सॉल्व करें। तो ये काफी लेंथी हो जाएगा बिकॉज पहले सर्कल्स को सॉल्व करना है, पॉइंट आएगा, फिर टी इक्वल टू 0 दो बार अप्लाई करना है, 2 लाइंस आएंगी, फिर इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है, तब जाके पॉइंट आएगा, वो हमारा आंसर होगा। मेथड तो करेक्ट है लेकिन लेंथी है। इन दिस केस सेकंड मेथड क्या कि हम पहले तो डायरेक्टली लाइन ए बी यानी कि जो कॉमन कॉर्ड है उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ए बी लाइन का यूज क्या है भी हम देख लेंगे, लेकिन हम अभी पहले एक बार ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं जो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से आ जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 8x माइनस 6y माइनस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी कि ये आ रही है 8x माइनस 6y माइनस या इक्वल टू एक ही बात है 34। ये लाइन ए बी की इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करें कि उस सेकंड वाले सर्कल को डायग्राम से हटा दो और फिर समझें डायग्राम को, तो थोड़ा सिंपल लगेगा कि अभी अपन को फर्स्ट वाला सर्कल दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंट पे हमें ड्रॉन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट पी को लेट से x1 y1 एज्यूम कर लिया, तो 4 इसको हमने ए और बी नाम दिया हुआ ही है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है कि 4 पॉइंट पी लाइन ए बी is chord of contact. Equation of chord of contact is T equal to 0. Therefore, equation of AB line is x1 plus y1 minus 25 equal to 0. And equation of AB line diagram के according 8x minus 6y equal to 34. सेम लाइन्स हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर किया तो x1 by 8 is equal to y1 by minus 6 is equal to 25 by 34। तो हमें x1 का वैल्यू 2 से डिवाइड भी कर लिया तो ये 100/17 और 100/17 एंड y1 का वैल्यू 75/17 विद नेगेटिव साइन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेडिकल एक्सिस की हेल्प से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड की है, और कॉमन कॉर्ड के बाद
जो हमने सेम क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, बस वो है कि तुम्हें देखो अभी अपना ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। रेडिकल सेंटर बस बचा हुआ है, और रेडिकल सेंटर भी कुछ खास बात नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नोट कर लेंगे कि अभी तो हमने दो सर्कल्स की बात की, दो सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस ये है, ठीक है। अब हम थ्री सर्कल्स की बात करेंगे तो एक और सर्कल है, तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस अब ये बन जाएगी, और ऐसे ही इन दोनों की रेडिकल एक्सिस ये बन जाएगी। इन दोनों की तो ये है, इन दोनों की ये है, ऐसे ही इन दोनों की ये है। तो ये जो तीनों रेडिकल एक्सिस, जिस पॉइंट पे ये तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होती हैं और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ओनली ये बचा हुआ है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। बट पॉइंट इज कि ये सर्कल्स चैप्टर एक तो छोटा है, सिंपल है, प्रोवाइडेड हम सारे के सारे पॉइंट्स को थोड़ा माइंड में रखते जाएं कि हमने क्या क्या चीजें इसमें डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट क्लास से पहले एक इंपॉर्टेंट होमवर्क तो ये है कि तुम्हें सर्कल्स के लेक्चर नोट्स को कंप्लीटली रिवाइज करना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो अपन मिक्स क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के, लेकिन वो क्वेश्चंस तभी सॉल्व हो पाएंगे जब तुम लोगों को सर्कल की कंसेप्ट ध्यान हो। तो ये रिवाइज करना है। सेकंड, लास्ट वीक में तो कुछ लोग बोल रहे थे कि एक्स्ट्रा डाउट क्लास की रिक्वायरमेंट है, और कल जो डाउट क्लास थी उसमें कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? हमने कई बार बोला हुआ है कि मैथ्स में बिना होमवर्क के काम नहीं चलेगा। अगर होमवर्क कर रखा है और डिस्कस नहीं करोगे तो और भी ज्यादा टाइम वेस्ट है। होमवर्क क्यों कर रहे हैं, डिस्कशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जिससे हमें उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए। और किसी ने होमवर्क ही नहीं किया तो वैसे कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। होमवर्क कर लिया बट स्टिल डिस्कस नहीं किया तो भी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। तो होमवर्क करो प्रॉपरली, डिस्कस करो उसको प्रॉपरली। और जो अपना नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट वीक में, डाउट क्लास भी आई थिंक लगेगा, और जो रेगुलर क्लास है उसमें बस टाइम रहेगा। तो जो भी तुम्हारे थ्योरी वाइज या बुकलेट से रिलेटेड डाउट्स हैं, तुम एक बार सारे डाउट्स अपने मार्क कर लो कि ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। और बुकलेट के डाउट्स ऑब्वियसली होमवर्क करोगे तभी आएगा। अभी अपन सर्कल में लास्ट क्लास में मैंने इन चैप्टर 1 to 3 का होमवर्क तो दे ही रखा था। अभी हम 1 2, इसमें 4 ही इन चैप्टर हैं, 1 to 4 ऑल इन चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज। अब सिंस चैप्टर अपना कंप्लीट ही है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि रेडिकल सेंटर पे कोई क्वेश्चन है क्या। एक्सरसाइज 1 में नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। तो एक्सरसाइज 1A, एटलीस्ट इतना होमवर्क तो तुम लोगों को करना ही करना है, और अगर टाइम है तो फिर आगे वाले एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो। बट नेक्स्ट क्लास से पहले होमवर्क कंप्लीट करो। उससे पहले ये लेक्चर नोट्स कंप्लीट रिवाइज करो। लेक्चर नोट्स रिवाइज करने के बाद नोटबुक बंद करने के बाद ही होमवर्क करना है, ठीक है। और फिर जो भी डाउट्स आते हैं वो मार्क करके और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो, ठीक है। आज की क्लास में अगर कोई पॉइंट पर्टिकुलर किसी के माइंड में है जो पूछना है तो बताओ। कुछ पूछना है किसी को? नहीं, ठीक है। चलो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ पोर्शन कवर कर लेंगे और डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस ओके, गुड बाय। बस थैंक यू। ओके।